Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. This video is the continuation of the video titled T.S. Eliot of MEG 5 Block 4 Unit number 2. So without much further delay, let's move on to this video. And I have given the link for the first part in the description box below. So please do check out that video. So in this video, we are going to talk about the dissociation of sensibility and the objective correlative. So now let's move ahead. इस फ्रेज को डिस्कस करने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो डिसोसिएशन है इस वर्ड का मतलब क्या है. सो डिसोसिएशन मीन्स लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड सेंसिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ पर्सनस डीप फीलिंग्स. मतलब किसी के फीलिंग को समझने से डिस्कनेक्ट कर देना, मतलब समझना बंद कर देना. सो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बेसिकली एक फ्रेज़ है जो टी.एस. एलियट ने अपने ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट में यूज़ की थी टू एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर्ड इन द इंग्लिश पोएट्री आफ्टर द हेडे ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स. मेटाफिजिकल पोएट्स का जो डोमिनेंस है इंग्लिश पोएट्री में, वो उसके कम हो जाने के बाद इंग्लिश पोएट्री में क्या क्या चेंजेस आए उसको एक्सप्लेन करने के लिए टी.एस. एलियट ने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म फ्रेज़ का यूज़ किया था. 16 एंड अर्ली 17th सेंचुरी के मेटाफिज़िकल पोएट्स और 17th सेंचुरी के बाद के मेटाफिज़िकल पोएट्स के बीच में जो एक चेंज आया था पोएट्री लिखने के स्टाइल में, जो कि बहुत एक अनफेयर चेंज था, अच्छा चेंज नहीं था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टी.एस. एलियट ने उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दी थी. अपने ऐसे द मेटाफिज़िकल पोएट में जो टी.एस. एलियट है वो ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है मेटाफिज़िकल पोएट्स को सिंपल टर्म्स में डिफ़ाइन करना. और ऐसे कौन से पोएट्स होते हैं जो मेटाफिज़िकल जो चीज़ें हैं उनको अपने कौन से वर्सेस में किस तरीके से कहाँ से यूज़ करेंगे, इसको भी डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है. और ऐसे कॉमन मेटाफर्स, सिमिली एक्सेट्रा जो कॉमनली यूज़ करते हैं ऐसे पोएट्स, वो भी डिटरमाइन करना मुश्किल है. मतलब पता नहीं लगेगा कि कौन सा पोएट, कौन सा मेटाफिज़िकल पोएट कौन से सिमिली, कौन से वर्सेस अपने पोएट्री कौन से सिमिली, कौन से मेटाफर्स का यूज़ करेगा जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है मेटाफिज़िकल पोएट्रीज़ में. ऐसा भी नहीं होता. जो चीज़ें उन मेटाफिज़िकल पोएट्स को दूसरे पोएट से डिफरेंशिएट करता है वो भी डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है. फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन डन ने टू लवर्स को कंपास के साथ कंपेयर किया था. कभी कभी डन ब्रीफ वर्ड्स और सडन कॉन्ट्रास्ट का भी यूज़ करते हैं. तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इरेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये मेटाफिज़िकल पोएट्री के होते हैं. एलियट हमें याद दिलाते हुए कहते हैं कि इट वाज सैमुअल जॉनसन जिन्होंने अपने बुक लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में टॉकिंग अबाउट एब्राहम काउली, जो कि 17th सेंचुरी के एक पोएट थे, उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने मेटाफिज़िकल टर्म को कॉइन किया था. जॉनसन ने ये भी नोटिस किया था कि टू हेटेरोजेनस, मतलब दो डिफरेंट आइडियाज़ को जॉइन करके कर दिया जाता है मेटाफिज़िकल पोएट्रीज़ में. एलियट बोलते हैं कि जॉनसन ये बोलना चाहते थे कि अक्सर ऐसा होता है कि दो डिफरेंट आइडियाज़ को ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है बट वो जुड़ते नहीं. इसी बात पे एलियट बोलते हैं कि हर पोएट्री में टू सम डिग्री टू आइडियाज़ को फोर्सफुली जोड़ा जाता है, जो खुद आयरॉनिकली जॉनसन के पोएट्रीज़ में भी देखा जाता है. इसके बावजूद भी उन पोएट्रीज़ में एक रिचनेस है, एक मिठास है, मीनिंग भी क्लियर है और लैंग्वेज भी सिंपल होता है. एलियट बोलते हैं कि मेटाफिज़िकल पोएट्रीज़ की गलतियों को निकालने के बजाय उनको ऑपोजिट अप्रोच से समझने की कोशिश करनी चाहिए. एलियट क्लेम करते हैं कि जो अर्लियर ग्रुपिंग के पोएट्स थे, मतलब 16 एंड अर्ली 17th सेंचुरी के जो पोएट्स, मेटाफिज़िकल पोएट्स थे, उनका डिफरेंट अप्रोच था पोएट्री लिखने का. वो कॉन्स्टेंटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करते थे, अमेलगमेट करते थे और अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली करते थे. थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करते थे. और जो लेटर पोएट्री से पोएम है, जो पोएट्स है जो 17th सेंचुरी के बाद आए थे, जो मेटाफिज़िकल पोएट्स आए थे, वो अपने थॉट्स अपने इमोटिव एक्सपीरियंस से कंबाइन नहीं करते थे. वो अपने थॉट्स अपने फीलिंग से कंबाइन करते ही नहीं थे. 16 और अर्ली 17th सेंचुरी के मेटाफिज़िकल पोएट्स को सेंसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा
उनको अच्छा लगता था अपने पोइट्रीज़ में यूज़ करना, इसलिए वो किसी भी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते थे। बट जब डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हुआ, पोइट्स ने एग्जैक्ट थिंकिंग को दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक पॉइंट है जहाँ से ये पोएटिक चेंज शुरू हुआ, जिसको एलियट मानते हैं कि सेंसिबिलिटी का लॉस हो गया और जो पोएट्रीज़ है उनको अलग तरीके से लिखा जाने लगा। ऑल्दो ये दोनों ही मेटाफिज़िकल पोएट्रीज़ ही है, बट इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एलियट जॉन डन के पोइट्री को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं एक यूनिफाइड सेंसिबिलिटी के एंड थॉट के, मतलब सेंसिबिलिटी और थॉट का यूनिफिकेशन जॉन डन बहुत अच्छी तरीके से करते थे। जॉन डन की एबिलिटी टू यूनिफाई इंटेलेक्चुअल थाट एंड द सेंसेशन ऑफ फीलिंग ये इशारा करता है कि एलियट ये मानते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक बाधा बन गया था इन प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री के, मतलब पोइट्री डेवलप नहीं हो रही थी। ऑल्दो रीडिफाइंड लैंग्वेज का प्रोग्रेस अभी भी हो रहा था, बट थॉट एंड फीलिंग का सेपरेशन जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से हुआ, दैट लेड टू द एंड ऑफ पोइट्री दैट वाज मोर मैच्योर एंड दैट वुड वेयर बेटर दैन द पोइट्री दैट फॉलोड। एलियट के लेटर करियर में कोई ये बोलकर उन्हें चैलेंज करते थे कि डिसोसिएशन लिटरेचर में इंग्लिश सिविल वॉर की वजह से आया था। एलियट इस बात से एग्री या डिसएग्री नहीं करते, बट उन्होंने कॉम्प्लिकेटेडली ये स्टेटमेंट दिया था कि ये उसी फैक्टर की वजह से शुरू हुआ है जिस वजह से सिविल वॉर भी स्टार्ट हुआ है। तो इन सम वे वो एग्री करते हैं। Now moving on to our next topic, that is the objective correlative। तो objective correlative term को सबसे पहले एक अमेरिकन पेंटर वॉशिंगटन एल्स्टन ने यूज़ किया था इन 1840, लेकिन टी.एस. एलियट ने इसको फेमस बनाया, रिवाइव किया अपने इन्फ्लुएंशियल ऐसे ऑन हैमलेट 1919 में। एलियट बोलते हैं कि अगर राइटर्स या पोएट्स या प्ले राइट एक इमोशनल रिएक्शन ऑडियंस के बीच में क्रिएट करना चाहती है, उनको ये चीज़ इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स या कुछ डिस्क्रिप्शन को कंबाइन करके एक अप्रोप्रिएट इमोशन इवोक करवाना चाहिए। कोई इमोशन सिर्फ एक चीज़ से इवोक नहीं करवाई जा सकती। The source of emotional reaction isn't in one particular object, on one particular image or on one particular word, बल्कि इमोशन इन सभी के कॉम्बिनेशन से अपीयर होती है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को समझने के लिए हम एक सीन को एक मूवी से उठा लेते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर मूवी में चल रही होती है। तो एक मूवी में एक सीन चल रहा है जिसमें कुछ लोग ब्लैक कलर के कपड़ों में हैं, अम्ब्रेलाज होल्ड किए हुए हैं। ये सेटिंग एक कब्र खाने में रखा गया है, सिमेट्री में रखा गया है जहाँ क्रैक्ड ग्रे हेडस्टोन है। स्काई डार्क क्लाउड से भर गया है, रेन के ड्रॉपलेट स्टोन एंजल के फेस से स्लाइड होती हुई टीयर ड्रॉप की तरह गिर रही है। एक विडो अपना वेल उठाती है और अपना वेडिंग रिंग निकालकर उस ग्रे स्टोन में रख देती है। एक फेंट रोने की आवाज़ उसके पीछे में से जो क्राउड है वहाँ से आ रही होती है। जब वो विडो वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है तब क्लाउड्स गरजने लगते हैं और गैप हो जाते हैं क्लाउड्स के बीच। उसी गैप से एक सनलाइट का रे एक ग्रीन स्पॉट नियर द ग्रेव जहाँ एक छोटा सा येलो मैरीगोल्ड फ्लावर खिल रहा होता है उसके ऊपर आके गिरती है। रेन के ड्रॉपलेट्स गोल्ड की तरह चमकने लगते हैं मैरीगोल्ड के लीफ में सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, और इसी वक्त वो सीन एंड हो जाता है। एक्टर्स का नाम स्क्रीन पर स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट वाज योर इमोशनल रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग दिस होल सीन, इस सीन को देखने के बाद आपके मन में कौन से इमोशनल रिएक्शंस आए, आपके व्यूज़ क्या हैं? आप में से बहुत लोग बोलोगे कि पहले तो एक बहुत ही सैड सा माहौल होता है, बट एक होप का भी जन्म होता है उस मैरीगोल्ड फ्लावर के आने से, उस रे के आने से एंड में, इन स्पाइट ऑफ अ ग्रीफ। हम सबका सेम रिएक्शन क्यों है इमोशनली? डायरेक्टर ने तो कोई वॉइस ओवर भी नहीं दिया इस सीन को एक्सप्लेन करने में, बस ये सीन ऐसे ही चल रहा था कि देयर इज़ स्टिल होप फॉर द वुमेन, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। लेकिन फिर भी ये इमोशनल रिएक्शन हम लोगों के मन में आई क्यों? कोई कैरेक्टर भी इस बात को नहीं बोलती स्टेटमेंट में। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने हमारे इमोशनल रिएक्शन को इवोक किया?
अगर हम इस पेंटिंग स्लाइड को दोबारा देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे ऐसी कोई डेफिनेट वर्ड भी नहीं है इसमें जो कोई इमोशंस इवोक करती है या होप इवोक करती है। अगर हम बात करें सनलाइट की, तो ये सनलाइट कोई भी पॉजिटिव इमोशन को इवोक कर सकती है, तो इसने होप को ही क्यों इवोक किया। मैरीगोल्ड को जब हम चलते फिरते देखते हैं आते जाते घर के बाहर, ऐसे ही घूमते फिरते, तो वो सुंदर ज़रूर लगता है, पर हमेशा कोई ऑप्टिमिज़म वाला इमोशन वो क्यों नहीं होता। उस हमेशा मैरीगोल्ड को देख के हमें होप ही क्यों नहीं आता। यहाँ पे कैसे, मतलब इसी सीन में एग्जैक्टली इस मैरीगोल्ड ने होप कैसे इवोक कर दिया। तो जो सीन डिस्क्राइब किया गया है इसमें जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ड या एक इमेज से इवोक नहीं हुए, बट इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। जो मैरीगोल्ड फ्लावर है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीन में होप इसलिए वो कर रहा है क्योंकि ये मैरीगोल्ड फ्लावर पूरे सीन से कनेक्टेड है। और भी चीज़ें हैं इसमें जो इस मैरीगोल्ड के का साथ दे रही है टू इवोक द पर्टिकुलर इमोशन विच इज़ होप। The objective correlative is that formula for creating a specific emotional reaction merely by the presence of certain words, objects or items juxtaposed with each other. तो इस पर्टिकुलर सीन में दो इमोशंस इवोक हुए हैं। पहला एक इमोशनल, एक सैडनेस वाला इमोशन, और दूसरा एक पॉजिटिविज़म, एक ऑप्टिमिज़म वाला इमोशन। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसने सैडनेस को इवोक किया है, जैसे कि ब्लैक क्लोथ्स, अम्ब्रेलाज, क्रैक्ड ग्रे हेडस्टोन, डार्कनिंग स्काई, रेन ड्रॉपलेट्स, स्टोन एंजल का फेस, वेल जो वेमेन का वेल है वो, वेडिंग रिंग, फेंट सॉबिंग, टर्निंग अवे, ये सारे आर्टिस्टिक फॉर्मूला है जिसने सैडनेस को इवोक किया है। और दूसरी ओर जब वो मुड़ जाती है, जो वुमेन है वो अपना रिंग डाल के वहाँ पे मुड़ जाती है, फिर क्लाउड्स का गरजना, वहाँ से एक रे आना, मैरीगोल्ड फ्लावर में उस रे का पड़ना, सॉफ्ट सनलाइट का, ग्रीन स्पॉट जो ग्रास है, वो जो ग्रास इतनी ग्रीन ग्रीन हरियाली है वो, ग्लिटरिंग रेन ड्रॉप्स, पेटल्स, द न्यू इंग्रेडिएंट्स, ये सारे क्रिएट करते हैं एक इमोशनल फ्लेवर जो है होप। जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो इंट्यूटिवली इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को सेंस कर लेते हैं, वो बना लेते हैं ऐसे ऐसे सीन्स। यहाँ पे टी.एस. एलियट ये मानते हैं कि अगर कोई प्ले या पोएम या कोई नैरेटिव राइट इमोशन को इवोक करने में सक्सेसफुल हो जाती है, देन द क्रिएटर हैज़ फाउंड जस्ट द राइट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इफ़ अ पर्टिकुलर सीन सीम्स हैवी हेडेड, जो समझ में ही नहीं आ रहा और जिसको देख के ऑडियंस में कोई इमोशनल रिएक्शन आई ही नहीं है, तो इट इन्वोक्स द रॉन्ग emotion from the one appropriate for the scene. That particular objective correlative doesn't work. अब हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को हैमलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझ लेते हैं, हैमलेट के लाइट में थोड़ा समझ लेते हैं। एलियट ये नहीं मानते कि हैमलेट शेक्सपियर का एक मास्टरपीस है। एलियट मानते हैं कि द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, मतलब इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का करना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के हेल्प से वो सारा इमोशन इवोक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो शेक्सपियर ने अपने हैमलेट में नहीं किया है। हैमलेट एक मास्टरपीस नहीं है क्योंकि हैमलेट ने अपना जो एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, ये उसके साथ के जो इवेंट्स चल रहे थे उसके साथ कोई कनेक्शन करके इवोक नहीं किया है। Okay guys, so that was all for today's video. I hope to see you in the next one. Thank you for watching.